नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम पार्ट 1 EAFM पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स है। उसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, उत्पत्ति के वृद्धिमान या बढ़ते हुए नियम है उसके बारे में डिस्कस करा था। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे। तो आज इस वीडियो में लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जिसका ट्रेडिशनल फॉर्म है, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स होता क्या है। सिंपली लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स का मीनिंग कुछ इस टाइप से आता है कि जिस प्रोपोर्शन में अपन इनपुट्स को इंक्रीज करते हैं उसी प्रोपोर्शन में आउटपुट इंक्रीज होता है। इट मीन्स वहाँ पर लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स है वो अप्लाई हो रहा है। मान लीजिए आपने 10% लेबर एंड कैपिटल इंक्रीज करा है तो टोटल आउटपुट है वो भी 10% इंक्रीज हो रहा है, तो उस केस को लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स बोला जाता है। या फिर दूसरे वर्ड्स में बोलना चाहें तो जहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्शन है वो सेम यूनिट्स में इंक्रीज होता है तो उसे लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स बोला जाता है। जैसा यहाँ पे एक टेबल है जिसमें यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल लिया गया है, टोटल 5 यूनिट्स ली है, फिर टीपी है वो 50, 100, 150, 200 एंड 250 लिखा है और ये इमेजिनरी डेटा है। अब इससे आपको एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन है वो कैलकुलेट करना है। जैसा कल भी बताया था, टोटल प्रोडक्शन में आप नंबर ऑफ यूनिट्स से डिवाइड करते हैं तो एवरेज प्रोडक्शन कैलकुलेट होता है। 50 को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 50 ही आता है। ऐसे ही 100 को आप 2 से डिवाइड करते हैं, अगेन इसका आंसर 50 आएगा। 150 को 3 से डिवाइड करेंगे तब भी ये 50 आता है और 200 को 4 से डिवाइड करेंगे तब भी आंसर 50 होगा और 250 को 5 से करा तब भी आपका आंसर 50 यूनिट्स ही आता है। ऐसे ही मार्जिनल प्रोडक्शन है वो चेंज इन टोटल प्रोडक्शन डिवाइड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स होता है। यहाँ पर मान लीजिए 0 है तो उस केस में यूनिट्स टोटल प्रोडक्शन में 50 का चेंज आता है, यूनिट में 1 का आता है, तो मार्जिनल प्रोडक्शन फर्स्ट यूनिट पर 50। इनका डिफरेंस 50 का है, इनका डिफरेंस 1 का है, 50 को 1 से डिवाइड करा अगेन 50, फिर इनका डिफरेंस 50 का है, इनका डिफरेंस 1 का है तो अगेन 50 आंसर आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट का आप देखेंगे 50 और नेक्स्ट का देखते हैं तब भी 50, यानी एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्शन हर एक केस में 50 यूनिट्स आता है तो इसे लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स बोला जाएगा। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसका किस टाइप से होता है। सिंपल वही सिस्टम इसमें रहता है। y एक्सिस है उसके ऊपर एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन को शो करा जाता है और x एक्सिस पर यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल को शो करा जाता है। यहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स टोटल 5 हैं और एवरेज प्रोडक्शन है, मान लीजिए ये 10 का पैरामीटर लिया है एंड 50, तो उस केस में फर्स्ट यूनिट पर भी एवरेज प्रोडक्शन है वो 50 है, सेकंड पर भी 50 है, थर्ड पर भी 50 है, फोर्थ यूनिट पर भी 50 है एंड फिफ्थ यूनिट पर भी 50 है। तो एक एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल लाइन है वो निकल के आती है एवरेज प्रोडक्शन की एंड आप टेबल में देखेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो भी हर केस में 50 है तो सेम लाइन है वो मार्जिनल प्रोडक्शन की भी हो जाती है। तो ये होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। अब इसे लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट भी बोला जाता है और उस केस में क्या होगा, डायग्राम अगर आप चेंज करेंगे तो यहाँ पर एवरेज कॉस्ट एपी की जगह एवरेज कॉस्ट हो जाएगा, एमपी की जगह मार्जिनल कॉस्ट हो जाता है, बाकी सारी चीजें हैं वो एज इट इज आएगी। ये चीज यहाँ पर अब कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, यूनिट से वो एज इट इज इसमें आ जाती है। ये होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। फिर उसके बाद में आते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बात करते हैं। जिस प्रोपोर्शन में इनपुट्स को इंक्रीज करा जाता है उससे कम प्रोपोर्शन में अगर आउटपुट इंक्रीज होता है
तो उसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बोला जाता है। या दूसरे वर्ड्स में आप बोलना चाहें, जहां पर मार्जिनल प्रोडक्शन है वो डिक्लाइनिंग या डिक्रीजिंग फॉर्म में होता है तो उसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बोला जाता है। जैसे इसी टेबल को मैं एक बार रिवाइज करके देखूं, डेटा आपको खुद को इमेजिन करने हैं, और अगर आप इमेजिन नहीं करना चाहें तो उस केस में खुद भी डायग्राम बना सकते हैं। मान लीजिए टोटल प्रोडक्शन यहां पर 50 आता है, सेकंड केस में 90 आता है, थर्ड केस में 120 आता है, फोर्थ केस में 140 आता है एंड फिफ्थ केस में 150 आता है। ये डेटा अपने पास में है, तो इस डेटा को हर कोई देख करके बता सकता है कि ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, उसका एग्जाम्पल है। आप इसमें एवरेज कॉस्ट है वो कैलकुलेट करेंगे, अगेन फॉर्मूला वही है, टीपी डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स है। तो 50 को 1 से डिवाइड करा 50, 90 को 2 से डिवाइड करा 45, इसको डिवाइड करोगे 40, ये करा तो 35 एंड 150 को 5 से करा तो आंसर आता है 30। आप मार्जिनल प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला अगेन वही है, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन डिवाइड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। 0 to 50 हो रहा है या 0 to 1 हो रहा है, तो उस केस में 50 आएगा फर्स्ट यूनिट पर मार्जिनल प्रोडक्शन। फिर यहाँ पर इसका जो चेंज है वो 40 का है, इसका चेंज 1 का है, तो सेकंड केस में 40, इनका डिफरेंस है वो 30 का है और इसका डिफरेंस है वो 1 का है, तो थर्ड यूनिट पर 30 मार्जिनल प्रोडक्शन आएगा। फोर्थ यूनिट पर यहाँ पर डिफरेंस है वो रिड्यूस होकर 20 रह जाता है और इसका डिफरेंस है वो 1 है, तो नेक्स्ट केस में 20 मार्जिनल प्रोडक्शन आएगा। और लास्ट केस में इनका डिफरेंस 10 का है, इनका डिफरेंस 1 का है, तो 10 डिवाइड बाई 1 करोगे आंसर आएगा 10। ये सिंपल सा आपको भी दिख रहा है, मैंने सेकंड वर्ड्स में बताया था, एनपी जहाँ डिक्लाइनिंग या डिक्रीजिंग फॉर्म में होता है तो उसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बोलते हैं। ये वाला उसका डेटा लिए जा सकते हैं। अगर एग्जाम में डेटा याद नहीं रहते हैं तो आप सिंपल डायग्राम भी बना सकते हैं, और उस केस में शेप है वो सेम आनी चाहिए। वाई एक्सिस पर अगेन आपको एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्शन को लेना होता है। और एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल। यूनिट्स यहां पर टोटल 5 है, और मैक्सिमम प्रोडक्शन इस केस में 50 है, अगेन 10 का पैरामीटर दिया जा सकता है। फर्स्ट यूनिट पर एवरेज प्रोडक्शन है वो 50 है, सेकेंड यूनिट पर एवरेज प्रोडक्शन 45 है, थर्ड यूनिट पर एवरेज प्रोडक्शन 40 है, फोर्थ यूनिट पर एवरेज प्रोडक्शन है 35 एंड लास्ट फोर्थ यूनिट पर एवरेज प्रोडक्शन है वो 30। फिफ्थ यूनिट पर इन पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो एवरेज प्रोडक्शन कर्व निकल जाता है। ये एपी कर्व हो गया। फिर मार्जिनल प्रोडक्शन के डेटा लेने हैं, फर्स्ट यूनिट पॉइंट है वो सेम होगा 50 पर यूनिट 1 पर, सेकंड यूनिट का आता है 40, थर्ड यूनिट पर 30, फोर्थ यूनिट पर 20 एंड लास्ट फिफ्थ यूनिट पर 10। इन पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व निकल के आता है। मान लीजिए आपके पास में डेटा नहीं है तो उस केस में इस टाइप का डायग्राम आप बना सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट पैरामीटर्स लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप ये
OY रखेंगे और OX हो जाएगा। यूनिट्स है वो आपको शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं, AP MP होगा और इस साइड में यूनिट्स लिखना है। ये एक्चुअल डेटा जो इमेजिनरी है वो लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हालांकि आप टेबल बना सको तो ज़्यादा बेटर होता है। और इसी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट भी बोला जाता है। और उस केस में इसका डायग्राम है वो कुछ इस टाइप से हो जाता है, यानी एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट है वो इस टाइप से इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाती है। यहाँ पर एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट आता है और इस साइड में यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल लिया जाता है। तो दोनों ही फॉर्म में आप इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। हालांकि इन जनरल जो आता है उसमें कॉस्ट वाला पॉइंट है उसे कंसीडर नहीं करा जाता, फिर भी आपके पास में सफिशिएंट टाइम हो तो दोनों डायग्राम आप बना सकते हैं। ये तो बात होती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की ट्रेडिशनल फॉर्म की। अब उसके कुछ रीजंस भी होते हैं, कंडीशंस भी होती हैं, या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है वो ऑपरेशन में क्यों आता है, या उसके लागू होने के या उसके क्रियाशील होने के क्या कारण होते हैं। तो वो कारण या रीजन या कंडीशंस मैंने यहाँ पर लिखी है, जिसमें नंबर 1 आता है फिक्सिटी ऑफ वन और मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी एक या अधिक साधनों का स्थिर होना। जैसा कि हम लोग इसके एजम्पशन में डिस्कस कर चुके हैं, शॉर्ट रन में लॉज ऑफ रिटर्न्स है वो आते हैं और शॉर्ट रन में एक फैक्टर है वो वेरिएबल होता है, बाकी सारे फिक्स्ड होते हैं, या फिर 2 फैक्टर वेरिएबल होते हैं और रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो फिक्स होते हैं। अब 1 या 2 फैक्टर ही वेरिएबल है आपके पास में, बाकी सारे फिक्स हैं, तो उस केस में आप उनमें चेंजेस नहीं ला सकते हैं। तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद में प्रोडक्शन है वो तो इंक्रीज होता है, बट उसकी इंक्रीमेंटल जो रेट है वो डिमिनिशिंग फॉर्म में आ जाती है, गिरते हुए क्रम में आ जाती है। सेकंड है इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, साधनों की अविभाज्यता। ये हम भी जानते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं लाइक लैंड हो गया, मशीन हो गया, लेबर हो गया, ये सारे वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिनको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करा जा सकता है, छोटी इकाइयों में इनको विभाजित नहीं करा जा सकता है। तो इनकी अपने आप में एक लिमिटेशन है वो साथ में एसोसिएटेड होती है। मान लीजिए एक लेबर है, उसे आप 2 महीने तक 12 घंटे या 14 घंटे उससे काम करवाते हैं, बट एक सर्टेन उसकी लिमिट होती है कि उसके बाद में वो ज़्यादा हार्डवर्क नहीं कर सकता है। तो 6 to 8 आवर्स का उसका स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। उसके बाद में आप हार्ड वर्क कराते हैं तो एक सर्टेन लेवल तक तो वो काम करेगा, उसके बाद में उसकी वर्किंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इंडिविजिबल होते हैं और उनको एक पर्टिकुलर यूनिट में ही अप्लाई करा जा सकता है। फिर थर्ड रीजन आता है नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, पूर्ण स्थानापन्न नहीं होना। जैसा कल एग्जाम्पल में लिया था कि कैपिटल एंड लेबर है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट माने जाते हैं, बट एक्चुअल में लेबर का काम लेबर करती है, कैपिटल का काम कैपिटल करता है। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस अवेलेबल नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, तो लेबर भी आपकी बेकार बैठी रहेगी। और आपके पास रॉ मटेरियल भी है, पैसा है, लेबर नहीं है, तो प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता है। तो दोनों कभी भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है लिमिटेशन ऑफ फैक्टर्स, साधनों की सीमितता। किसी भी केस में आप जाओ, खासतौर से ये लॉ है जो प्रपाउंड हुआ था वो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन से रिलेटेड था। अब एग्रीकल्चर में लैंड है वो पर्टिकुलर एरिया होता है, जैसे 4 हेक्टेयर्स हो गया, 5 हेक्टेयर्स हो गया। अब उसमें आप एक सर्टेन लेवल तक लेबर एंड कैपिटल को इंक्रीज करते हैं। मान लीजिए 4 हेक्टेयर्स में आपने 500 लेबर लगा दी, तो वो काम कहाँ करेंगे और एरिया कितना सा होगा आपके पास में। तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी एक अप्लाइड लिमिटेशंस होती है। नेक्स्ट और लास्ट आता है आफ्टर ऑप्टिमम साइज, अनुकूलतम आकार के बाद में। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई फैक्ट्री या कोई प्रोडक्शन हाउस है वो अपने ऑप्टिमम साइज तक पहुंच चुका है, उसके बाद में भी आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं या इनपुट्स को इंक्रीज करते हैं, तो आउटपुट आपको इंक्रीमेंटल ऑर्डर में देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मैंने एग्रीकल्चर का एग्जांपल लिया था, 5 हेक्टेयर्स का लैंड आपके पास में, आपने 500 लेबर लगा दिया, फिर 800 कर दिया, फिर 1000 कर दिया, लेकिन इतना एरिया ही आपके पास में नहीं होता है। ऐसे ही आप सीड्स की क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं, तो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है कि कितने एरिया में कितने सीड्स हैं, उनको उगाया जा सकता है। तो एक सर्टेन या ऑप्टिमम साइज के बाद में अगर आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं तो टोटल प्रोडक्शन या आउटपुट है वो इंक्रीज तो होगा, बट डिमिनिशिंग ऑर्डर में।
यानी बढ़ तो जाता है लेकिन गिरते हुए क्रम में बढ़ता जाता है। और यही सब रीजंस हैं जिनसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई होता है। तो आज की इस वीडियो में 3 चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स क्या होता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या होता है, उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है वो अप्लाई क्यों होता है, उसकी कंडीशंस क्या है या रीजंस क्या होते हैं उसके ऑपरेशन में आने की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ प्रोपोर्शनेट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे मॉडर्न वर्जन ऑफ लॉज ऑफ रिटर्न्स बोला जाता है। यानी जो उत्पत्ति के नियम है उसका आधुनिक एक प्रारूप आपके सामने कल आएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।